अभी डांस शुरू भी नहीं हुआ था कि मंगली भौजी और जेठुआ भाई आपस में झगड़ने लगे। जेठुआ भाई का कहना था कि लॉलीपॉप लागेलू वाला गाना लगाओ, जबकि मंगली भौजी किसी और गाने की जिद कर रही थी। म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट करती जेठुआ भाई की साली फूलकुमारी बोली कि लॉलीपॉप लागेलू गाना है ही नहीं, तो जेठुआ भाई कमर लपका गाने की जिद करने लगा। दोस्तों, मैं आनंद। बात तब की है जब मैं पटना में फ्लैट लिया था। गृह प्रवेश में गांव भर के गोतिया नया को भी आमंत्रित किया था। जैसा जैसा चाहा था वैसा वैसा ही हुआ। सभी लोग गृह प्रवेश से एक दिन पहले ही आ गए थे। हमारे फ्लैट के आसपास की अधिकतर फ्लैट अभी खाली ही थी। इसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि एक फ्लैट में मैं बच्चों और किशोरों को ठहरा दिया था। एक फ्लैट में अधिकतर बुजुर्ग और सम्मानित परिवार रिश्तेदार लोग थे। एक फ्लैट में मैं और कुसुम के साथ गांव से आई मंगली भौजी थी, तो जेठुआ भाई भी थे। जेठुआ भाई की साली फूल कुमारी भी आई हुई थी। हमारी 3 सलहज 2 साले भी हमारे साथ उसी फ्लैट में थे। साथ ही राजन भाई और आनंदी भाभी भी थी। जो हमारी कहानियां पढ़ते आए हैं वो सब इन कैरेक्टर से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। पास होने की वजह से हितेश भाई भी आए हुए थे। चूंकि हम सब हमउम्र ही हैं तो मंगली भौजी की इच्छा थोड़ी मस्ती धमाल की हो गई। बाकी की महिलाएं भी उत्साह दिखाए। म्यूजिक सिस्टम लाया गया। सबसे पहले एक गणेश स्तुति, उसके बाद आजकल के गाने पर डांस मस्ती हो। अभी डांस शुरू भी नहीं हुआ था कि मंगली भौजी और जेठुआ भाई आपस में झगड़ने लगे। म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट करती फूलकुमारी बताई कि लॉलीपॉप लागेलू गाना है ही नहीं, तो जेठुआ भाई पिया तनी जाइना बहरिया गाने की जिद करने लगा। आखिरकार फूलकुमारी मंगली भौजी को आंख मारकर लॉलीपॉप वाला गाना लगा दी। जेठुआ भाई रंगर्स का तो है ही ना। आज तो माहौल भी था। कमर में गमछी बांधकर गाने पर ठुमके लगाने लगा। हितेश भाई म्यूजिक सिस्टम के पास बैठी फूलकुमारी के म्यूजिक सिस्टम को घूरे जा रहे थे कि तभी ठुमके लगाते जेठुआ भाई हितेश भाई को भी खींच लिए। अभी दोनों मिलकर ठुमके लगाना शुरू ही किए थे कि तभी फूलकुमारी ने गाने बदलकर हरियाणवी लोकगीत मेरे रे सास के 5 पुत्र थे लगा दी। तब तक सारी औरतें जेठुआ भाई और हितेश भाई को घेर चुकी थी। ये दोनों चाहकर भी भाग नहीं पाए। अब सारी औरतें मिलकर जब इन दोनों को लथेड़ना शुरू किया तो बस पूछिए मत। जेठुआ भाई तो औरतों के बीच में वैसे ही बोर गया जैसे कोई भैंसा कीचड़ में लेटता है। पर बेचारे हितेश भाई गेहूं के साथ भून भी। हा 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 हा, खूब डांस मस्ती हुई। सबके सब आनंद से सराबोर थे। पर मेरी नज़र बार बार जमुई वाली भौजी की तरफ चली जा रही थी। होने को तो वो दामाद वाली भी हो गई थी, पर ऐसे मस्ती भरे माहौल में भी अपने सर से आंचल को सरकने नहीं दे रही थी। पल्लू को संभाले पूजा रूम के दरवाजे से लगकर बैठी सबको देख देख कर हुलस रही थी। जाने किस मिट्टी की बनी हुई है, मैं आज तक उनको खुलकर हंसते हुए नहीं देखा था। आज खुश थी। पल्लू संभाले हुए। जब सब लोग डांस से थके तो शेरो शायरी का दौर चला। शेर भी कैसे कैसे, नमूना देखिए। जेठुआ भाई, तुम 2 को अगर 4 कहो हम 8 कहेंगे। तुम दिन को अगर शाम कहो हम रात कहेंगे। वाह 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 वाह। उद्धरण चिन्ह। मंगली भौजी, कनिया भीतर में आना। वाह 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 वाह। सारी औरतें मंगली भौजी का उत्साह बढ़ा रही थी। कनिया भीतर में आना, हम दिल के जज्बात कहेंगे। गर जुबा ने साथ न दिया तो फिर लात कहेंगे। वाह 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 वाह। इस शेर पर और मंगली भौजी की अदा को देखकर पहले तो जमुई वाली भौजी अवाक रह गई और फिर मुंह पर हाथ रखकर हंस पड़ी। सारी औरतें हूटिंग करने लगी थी। जेठुआ भाई तो सीने पर हाथ रखकर लोटपोट ही हो गया। रुको रुको रुको, जवाब हम देंगे। हितेश भाई सबको चुप करते हुए चिल्लाए। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मंगली भौजी खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में यूं बोली जैसे हितेश भाई को बोलने का मौका देकर एहसान कर रही हो। सुनो, तेरी हर मुस्कुराहट का जवाब हम देंगे। तेरी हर गुनगुनाहट का जवाब हम देंगे। प्रश्नों की जाल में फंसी है तितली, पास आओ आराम देंगे। जवाब हम देंगे। वाह 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 वाह, क्या शेर मारे हो हितेश भाई। वाह वाह। हम लोग हितेश भाई का उत्साह बढ़ाने लगे। शेर ही मार सकते हो, शेरनी को तो टच भी नहीं कर सकते। अंगुली दिखाती मंगली भौजी खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में बोली। वो पूरे तेवर में थी। राजन भाई समझ गया, जेठुआ भाई अगर अपने तेवर में आ गया तो मामला और ज्यादा उलझ जाएगा। थोसथाम की नियत से जल्दी से बोला, सुनो, अब सब जोड़े अपने अपने अंदाज में एक दूसरे से प्रेम का इजहार करेंगे। चलो ठीक है, मैं सबसे पहले। जेठुआ भाई उछल के खड़ा हो गया। तू बैठ यार, सबसे पहले जमुई वाली भौजी से शुरुआत करेंगे। राजन भाई ने जेठुआ को खींचकर बिठाया। मैं राजन भाई की पारिवारिक समझ, सबको साथ लेकर चलने की उसकी प्रवृत्ति को देखकर मंत्रमुग्ध सा हो गया। पर जमुई वाली भौजी से इजहार करेगा कौन? कुसुम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। और इस प्रश्न के साथ ही वहां खामोशी छा गई। बिल्कुल सन्नाटा। राधे दादा, लंबे चौड़े तगड़े राधे दादा, गोतिया में हमारे भाई लगते हैं। जमुई वाली भौजी के पति मास्टर थे, रिटायर हो चुके हैं।
हम लोग सुनते हैं कि राधेदा बचपन में बहुत शरारती थे। उनके बड़े भाई जवानी में ही परलोक चले गए। वो ऐसे गए कि राधे दादा की शरारतों को, मस्ती को अपने साथ ही ले गए। घर परिवार, खेत खलिहान, नाते रिश्तेदार, गोतिया नया, छोटे भाई बहनों और अपने बच्चों के साथ ही बड़े भाई साहब के बच्चों की जिम्मेदारियां राधेदा को समय से पहले ही बुजुर्ग बना दिया था। बहुत बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते मर्यादा ने उनकी मस्ती, उनकी शरारतों को ढांप दिया था। उन्होंने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पास पड़ोस की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। टोला मोहल्ला में कोई काज प्रयोजन, शादी ब्याह ऐसा नहीं होता था जो राधेदा के सहयोग के बिना पूरा हो जाए। भोज भैवी से लेकर दान दहेज तक, यहाँ तक कि गांव गिराम के बड़े बूढ़े लोग भी पारिवारिक सामाजिक वाद विवाद संकट पर राधेदा से राय मशवरा करने आते थे। हम उनसे देश समाज राजनीति की भले चर्चा कर लेते थे, पर कभी हास्य मजाक मस्ती करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यहाँ तक कि किसी ने आज तक राधेदा को जमुई वाली भौजी के साथ हंसकर बात करते भी नहीं देखा था। जमुई वाली भौजी भी बिल्कुल राधेदा के रंग में रंगी बहुरिया थी। गांव में जहां 4 दिन पहले की आई बहुरिया भी बिना सर पर पल्लू रखे छत पर घूम लेती थी, वहीं जमुई वाली भौजी घर के आंगन में भी सर से पल्लू सरकने नहीं देती थी। ऐसे में कुसुम के प्रश्न से जब वहां सन्नाटा व्याप्त हुआ तो उसकी माकूल वजह भी थी। जमुई वाली भौजी से प्रेम का इजहार करेगा कौन? राधेदा। कौन बुलाएगा उन्हें? क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है? हितेश भाई की जिज्ञासा ने सन्नाटे को तोड़ा। जाहिर था कि उन्हें राधेदा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं फ्लैट से बाहर आया, राधेदा को ढूंढने लगा। वो मोकामा वाले फूफा के साथ बाहर बरामदे में बैठे कल की गृह प्रवेश की तैयारियों पर ही चर्चा कर रहे थे। दादा, वो राजन अंदर बुला रहा है। राधेदा पहले तो मुझे घूरे, फिर फूफा जी को देखने लगे। रजना कहीं का नवाब है का रे? खुद नहीं आ सकता। मेरी घिघी बंध गई थी। मैं उल्टे पांव लौटा। जब तक फ्लैट में आया तब तक सारी महिलाएं हितेश भाई को राधेदा को बुलाकर लाने के लिए तैयार कर चुकी थी। कहते हैं ना कि प्रशंसा करके चतुर से चतुर व्यक्ति से भी बेवकूफ़ियां करवाई जा सकती है। हितेश भाई तो फिर भी दिल के सीधे सरल व्यक्ति थे, और जब प्रशंसा फूलकुमारी जैसी नवयौवना कर रही हो तो फिर कहने ही क्या। परिचितों के आग्रह से ज़्यादा असरदार अपरिचितों का आग्रह होता है। ऐसा सोच मैं किसी को ये नहीं बताया कि अभी अभी झिड़की खाकर आया हूँ। जमुई वाली भौजी हितेश भाई को जितना रोकने का प्रयास करती, हितेश भाई उतना ही ज़्यादा उत्साहित होते। उछलते लपकते हितेश भाई बाहर निकले। मुझे नेपथ्य में गाना बजता हुआ महसूस हुआ, कर चले हम फिदा। सुनता रहा हूं कि अनर्गल प्रलापों पर राधेदा अक्सर किसी को भी चांटा खींच देते थे। मेरी धड़कन तेज होने लगी थी। कमोवेश मेरे जैसे हालात से ही राजन भाई, जेठुआ भाई अभी गुजर रहे थे। मंगली भौजी, आनंदी भाभी और कुसुम अपनी अपनी साड़ी संभाल रही थी, जबकि जमुई वाली भौजी के चेहरे पर पीलापन बढ़ता जा रहा था। राधेदा आप ही हैं न? राधेदा हितेश भाई को देखते हुए हाँ में सर हिला दिया। 2 मिनट के लिए अंदर चलिए न, एक छोटा सा काम है। राधेदा के हाथ को अपने हाथ में थामते हुए हितेश भाई बड़े प्यार से बोले। बुला रहे हैं तो एक बार जाकर सुन लो न। मोकामा वाले फूफा जी भी हितेश भाई का साथ दिए। राधेदा का हाथ थामे, अपना सीना चौड़ा किए हितेश भाई आगे आगे, राधेदा पीछे पीछे फ्लैट में दाखिल हुए। क्या बात है? बोलो। उद्धरण चिन्ह। मेरी नज़र जमुई वाली भौजी पर ही थी। उनके चेहरे पर सिर्फ शर्म की लाली ही नहीं, भय का कालापन भी छाया हुआ था। उनकी आंखों में तैरते आंसू को मैं साफ महसूस कर रहा था। देखिए भाई साहब, हम लोग एक गेम शुरू किए हैं। हर पति पत्नी एक दूसरे को प्रपोज करेंगे, हितेश भाई ने राधेदा को समझाया। तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, इसमें मेरी क्या ज़रूरत है? राधेदा के चेहरे का भाव स्पष्ट नहीं दिखा। शुरुआत आपको ही करना है। आप एक बार भौजी की तरफ देखकर कम से कम आई लव यू ही बोल दीजिए। हितेश भाई अब तक ही अपनी सफलता पर उत्साहित राधेदा को सारी बात समझा दिए। बकलोल कहीं का। राधेदा हितेश भाई के हाथ को झटक कर बाहर की तरफ लपके। मैंने देखा, ऐसा करते हुए राधेदा के चेहरे पर शर्म ही नहीं, अपितु हंसी की भी एक झलक दिखी थी। उसी हंसी की झलक से साहस पाकर मैं उछलकर राधेदा के सामने आ गया। मेरे ऐसा करते ही राजन भी राधेदा को पकड़ लिया। जेठुआ भाई तो राधेदा के कमर में लिपट ही गया था। हमारी तीनों सलहज के साथ फूलकुमारी भी राधेदा से भौजी को आई लव यू बोलने का निवेदन कर रही थी। राधेदा खुद को दरवाजे की तरफ और हम लोग उन्हें अंदर की तरफ खींच रहे थे। मैंने जमुई वाली भौजी की आंखों से बहते आंसू की धार को देख लिया था। राधेदा के चेहरे का बदलता भाव भी मुझे दिख गया था। खुद को छुड़ाने की कश्मकश चरम पर थी। अचानक उनकी आंखों में मुझे चिंगारी जैसी दिखी। इससे पहले कि मैं उन्हें छोड़ पाता, वो सबको एक जोरदार झटका देते हुए चीख पड़े, अरे पागलों, मेरा प्रेम इजहार का मोहताज नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जेठुआ भाई मंगली भौजी के पास गिरा था, हितेश भाई फूलकुमारी के कदमों में पड़ा था। मेरा सर प्लास्टिक की एक कुर्सी से टकराया, चोट लगी थी पर उसकी परवाह किसे थी। हम तो राधेदा के रौद्र रूप को देखकर सहमे हुए थे।
मैं जमुई वाली भौजी की तरफ देखा, वो नहीं दिखी। शायद पूजा रूम में खुद को बंद कर चुकी थी। और राधेदा, चीख पड़े थे राधेदा, फट पड़े थे राधेदा, रो पड़े थे राधेदा। अरे पागलों, मेरा प्रेम इजहार का मोहताज नहीं है। उद्धर, हम राम जी का अनुसरण करने वाले। मेरी जिंदगी में इसके अलावा और कौन है रे? पागलों, तुम्हें इतना भी नहीं पता, हाँ से ज्यादा आकर्षण ना में होता है। उद्धरना ही चाहता है तो सुन, मैं उससे इतना प्रेम करता हूं कि हमारे दाम्पत्य जीवन में अभी तक दूसरी रात ही नहीं आई है। फूट फूट कर रो पड़े थे राधेदा। यकीनन यही हाल जमुई वाली भौजी की भी होगी। आंसुओं का बहाव बहुत तेज था। अवश्य कहीं कोई ऐसा बांध टूटा है जो सालों से बंधा हुआ होगा। पर कैसा बांध, कहाँ टूटा, अभी क्यों टूटा, मैं नहीं जानता। मुझ बकलोल को इतनी गहरी समझ ही नहीं है। पर मुझे इतना पता है कि रोता हुआ पुरुष कमजोर नहीं होता, खुद को और मजबूत करने की प्रक्रिया में होता है। दूसरे दिन जब हवन की तैयारी हो रही थी, मैं कुसुम के साथ पूजा में बैठा था। बाकी महिलाएं भी हॉल में ही बैठी थी। तभी वहां राधेदा आए। उनकी नजरें कुछ तलाश रही थी। जब उनकी नज़र जमुई वाली भौजी पर पड़ी तो आंखों से कुछ इशारे कर रहे थे। 2-4 मिनट के बाद राधेदा अपना कुर्ता निकाल कर भौजी को ये कहते हुए थमाकर बाहर निकल गए कि इसे अभी की अभी साफ कर दो। तभी पंडित जी हवन के लिए आग लाने के लिए कहा। फूलकुमारी गोयथा और माचिस जमुई वाली भौजी को देते हुए उनके हाथ से कुर्ता झटक ली। नीला तीसरे दिन की सुबह की बात है। सब लोग विदा हो चुके थे। मैंने राधेदा और जमुई वाली भौजी को रोक लिया था। हितेश भाई भी इन दोनों को अपने यहाँ आमंत्रित किए थे। जाने क्या कैसे हुआ कि राधेदा और हितेश भाई में बहुत ही अपनापन हो गया था। छत पर हम और राधेदा बैठे चाय पी रहे थे। तभी वो बताने लगे, गौतमा का 2 महीने पहले ही शादी हुई है। उसको देखा, सामने वाली दुकान से पुपही जैसा आइसक्रीम खरीद के दोनों मिलकर एक ही आइसक्रीम को चाट चाट कर खा रहा था। मुझको देखा तो दोनों छुप गया। फिर मैं भी एक आइसक्रीम खरीद लिया, तेरी भौजी के लिए। घर आया तो उस समय तू पूजा में बैठा था। तेरी भौजी औरतों के बीच बैठकर गीत गा रही थी। आइसक्रीम मेरे कुर्ते की जेब में था। सबके सामने तेरी भौजी को कैसे बुलाता, कुर्ता ही उतार के उसे धोने दे दिया। हा 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 हा। मैं देख रहा था, ये कह कहा, हंसी तो नहीं थी, ये भी एक तरह का बहाव ही था। राधेदा आगे बताने लगे, कल क्या हुआ था पता है? उदा हुआ था दादा। कल जब हम उसको आइसक्रीम देने के लिए आंखों के इशारे से बुला रहा था तो वो इशारा तो समझी नहीं, पर वो शर्माने लगी। शर्म के मारे तेरी भौजी का चेहरा एकदम लाल हो गया था। हा 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 हा। फिर उसने क्या किया पता है? शर्माते हुए ही उसने चेहरा उठाया और हमको आंख मार दी थी। हाँ हो, तेरी भौजी। हा 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 हा। पहली बार मुझे आंख मारी थी। शून्य में देखते राधेदा बताते जा रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी पर आंखें सजल थी। मैं भी चाहता था कि वो पूरी तरह बह जाएं, इसलिए चुपचाप सुनता रहा। अचानक वो गंभीर हो गए। अपनी आंखें पोंछते हुए आगे बोले, आनंद, रिश्तों में प्रेम होने के बावजूद भी अगर उत्साह नहीं हो, मस्ती नहीं हो तो उन रिश्तों को जिया नहीं जाता, अपितु ढोया जाता है। मैं जिम्मेदारियों में ऐसा उलझा कि ध्यान ही नहीं दे पाया। हम बिल्कुल महात्मा गांधी जैसे हो गए थे भाई। दुनिया भर की जिम्मेदारियां ढोते ढोते मैंने अपनी जिम्मेदारियां, अपनों की जिम्मेदारियों को तरजीह ही नहीं दिया। मैंने सताया है उसे, उस औरत का अपराधी हूं मैं। पर अब नहीं आनंद, अब। अचानक छत पर भौजी के आ जाने से राधेदा चुप हो गए। ये जेब में क्या लगा लाए? मक्खी लग रही है। भौजी कुर्ते की जेब दिखाती हुई बोली। कौन वाला आइसक्रीम पिघल के बह चुका था। ये रंगर्स का है भौजी। राधेदा को देखते हुए मैं बोला। क्या बोला? राधेदा ने आंखें तरेरी। भौजी भी आश्चर्यचकित होकर मुझे देखी। मैं बोल रहा हूं कि ये रंग रस का लगा है भौजी, आइसक्रीम के रस का। बात बदलता हुआ मुस्कुराता मैं वहां से उठकर चल दिया। कहाँ जा रहा है? उद्धरण चिन्ह, आइसक्रीम लाने। सिर्फ एक? किसके लिए? आप दोनों के लिए। और सुनो, छत पर भौजी को छेड़ोगे तो हवाई जहाज से जाता हुआ कोई आदमी फोटो खींच लेगा। सीढ़ी उतरता हंसता हुआ इतना बोलकर मैं भाग चुका था। अपने कमरे में पस लेने आया, उसी समय कुसुम नहाकर आई हुई थी। खुले भींगे बाल। मैं उसका हाथ थामकर पास में खींच लिया। वो मुझे देखे जा रही थी। मेरे दिमाग में राधेदा की कही गई बातें घूम रही है। अपराधी हूं मैं। जाने अनजाने अपनी गलतियों को याद करके मेरी भी आंखें सजल होने वाली थी कि तभी कुसुम मेरा हाथ झटक कर बोली, छोड़िए, सब समझ रही हूं मैं, ज्यादा रंगर्स का मत बनिए। भक। इस कहानी के लेखक सुभाष जी है। फेसबुक आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फॉलो करें और ऐसी ही कहानियां पढ़ने के लिए फेसबुक आईडी नाम रंगीन पेंसिल वाला है। समाप्त।